जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्लीट स्टडी ऑफ ए फोर्स सिस्टम, रिजिड बॉडी, टाइप्स ऑफ फोर्स में पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड्स। नेचर ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग देखे थे, जैसे कि आउटवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द पॉइंट यानी कि पुश फोर्स जिसे बोलते हैं हम लोग। पुश का मतलब कहें तो वो हो गया कॉम्प्रेसिव नेचर में हो जाएगा, और जो आउटवर्ड हो गया इसे हम कह सकते हैं पुल, जिसे हम कह सकते हैं टेंसाइल नेचर हो गया। तो उसी तरह से फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम में कोप्लैनर और नॉन कोप्लैनर में पढ़े थे हम लोग। कोप्लैनर में 4 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए थे, जैसे क्या क्या था, तो कोलिनियर था, और ये कंकरेंट था, नॉन कंकरेंट था और पैरेलल था। पैरेलल में 2 था, लाइक और अनलाइक पैरेलल। कोलिनियर में था, और जो नहीं पढ़े हैं वो मैं उसका लिंक इस वीडियो में मैं डाल दूंगा और आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग दूसरा जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में क्या होता है, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हम लोग यूज करते हैं, आखिर के क्या वजह है कि हम किसी फोर्स को रिजोल्व करते हैं। वजह कुछ होगी तभी तो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक रीजन है कि मान लो कि एक पाउंड है। पाउंड में देहात में तो मछली पकड़ने जाते होंगे तालाब उलाव में, है ना, मछली डाला हुआ रहता है। तो उसमें लोग कोई ये बोट चला करके जाता है, तो कोई ऐसे तैर करके जाता है। तो मान लो कि वो अगर बोट से जाता है, ठीक है, जब वो बोट से जाता है तो एक टाइम आया कि उसका ना बोट खराब हो गया। सपोर्टेड मान लो कि बोट उसका खराब हो जाता है। जब उसका बोट खराब हो जाता है तो वो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो कैसे निकलेगा वो तो नहीं निकल पाएगा, फंस जाएगा वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, वो फंस गया तो उसको तो निकालना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो उपाय होगा। तो एक छोर पर कोई रोहित रहता है, जिसका जो दोस्त है, जो कि बोट पे जा रहा है, उसी का दोस्त है। एक किनारा पर है, 2 किनारा होगा, 2 किनारा में एक किनारा पर रोहित है और एक किनारा पर नेहा है। तो अब दोनों किनारा पर बोट से बोला कि भाई रोहित, तुम इस रस्सी को पकड़ो और तुम इसे खींचना। और एक किनारा पे नेहा है जो कि उसको बोला कि तुम इस रस्सी को खींचो। अब दोनों मिल करके जब स्ट्रिंग से ये दोनों बोट को मतलब कि टाइट किया गया था, और उसको एक एक रस्सी को दोनों को दे दिया गया। अब दोनों स्ट्रिंग को जब खींचेंगे, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाए या जो भी लगाए, तो जो भी लगेगा वो तो कुछ एंगल पे लगेगा। तो जो भी एंगल लगेगा वो एक जो उसका डायरेक्शन जो होगा बोट का, वो दोनों अगर सीधे खींचते हैं, दोनों अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाते हैं, यानी कि पुल करते हैं, तो पुल करेंगे तो बोट तो आगे बढ़ेगा ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जाकर के वो जो है बोट जो है किनारा में आ जाएगा। दोनों खींचेंगे इधर से, एक इधर से, नेहा इधर से खींचेगी और रोहित इधर से खींचेंगे। एक टाइम आएगा कि तीनों मिल जाएंगे किनारा पे। तो जब ये खींचेंगे और ये खींचेंगे तो बोट जो है आगे आएगा, धीरे धीरे आगे आते आएगा, एक टाइम आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो फोर्स लगा हमारा, यही तो रिजल्टेंट है। इसी के बारे में तो हमें जानना है, F1। और ये जो यहाँ जो फोर्स जा रहा है उसको F2 ले रहे हैं, और इसको जो फोर्स ले रहे हैं वो F1 ले रहे हैं, यानी जो नेहा ले रही है। और वो ये हो गया स्ट्रिंग, ये दोनों स्ट्रिंग हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं, तो जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट जो रिजल्टेंट जो हुआ, रिजल्टेंट का वो कंपोनेंट कौन कौन हो गया था, F1 एंड F2। ये दोनों तो कंपोनेंट हो गया ना, 2 कंपोनेंट है रिजल्टेंट का। तो ये जो कंपोनेंट हुए, यही जो हो गया वो रिजल्टेंट का कंपोनेंट हो गया। अब हम चले, अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो F1 ये अगर रिजल्टेंट मान लेते हैं R, तो रिजल्टेंट अगर हम R मानते हैं तो एक फोर्स F1 है जो कि जो रोहित वाला फोर्स है, और एक जो F2 है वो हो गया फोर्स F2। तो अब ये दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया वो R हो गया, इस दोनों का कंपोनेंट F1 हो गया। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो यही F जो हो गया, या इसको F से भी डिनोट करते हैं, ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये होल सिस्टम को हम क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहेंगे,
क्योंकि सारे सिस्टम में क्या हुआ, फिर यहाँ पे अगर मान लो कि ये कंपोनेंट कौन कौन हुआ इसका, इस रिजल्टेंट का कंपोनेंट कौन कौन हुआ, तो F1 हो गया एंड F2 हो गया, दोनों का जो है सो पूल नेचर हो गया। ठीक है, अब हो सकता है पुश भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूल दिखा रहे हैं। अब या तो 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं या मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को जनरली अभी फिलहाल अभी जो हमको हमें जो कवर करना है वो टू कंपोनेंट का हम कवर करेंगे। तो 2 कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि ये यहाँ एक ये रिजल्टेंट लग रहा है। अब रिजल्टेंट लग रहा है तो रिजल्टेंट लग रहा है किसके साथ, मान लो कि ये एंगल के साथ कुछ थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री हो। ठीक है, जब 60 डिग्री होगा तो ये एंगल, ये क्या जा रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब ये हो गया रिजल्टेंट। अब ये एक्स डायरेक्शन 60 डिग्री पर लग रहा है, कौन इसके साथ एंगल बना रहा है, कौन रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है एक्स के साथ, एक्स के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना रहा है, तो जो हमारा जो F1 मान लो कि यहाँ पे F1 फोर्स होगा और यहाँ पे Fy फोर्स ले लेते हैं, यहाँ पे Fx ले लेते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो अगर हम इसको रिजोल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, अगर सबसे पहले एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर सबसे पहले कितने लोगों को ये नहीं पता होगा, कि मेरे ख्याल से तो बहुत लोगों को डाउट होता होगा कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस में कैसे हम लोग पता करते हैं। तो मान लो कि अगर ये एक थीटा एंगल बनाता है, तो थीटा एंगल बना रहा है तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई है, और यहाँ 90 डिग्री पे एंगल मेरा बन रहा है। तो इस तरह में किसी को नहीं है पता चलता है कि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस कौन सा है। तो इसमें हम पता करने के लिए क्या करेंगे कि सिंपल सा जो जहां पे थीटा है वहां से एक एंगल देखेंगे। तो मान लो कि यहां से हमारा ये थीटा है, तो यहीं से हम आंख लगा के देख रहे हैं, तो जो हमारा सबसे जो साइड हमको दिखेगा, जो भुजा दिख रहा है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा, और जिसके साथ जो थीटा जहां से हम लोग देख रहे हैं वो हमेशा बेस होता है, और ये तो होगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसे H से डिनोट कर लेंगे। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं कि यहां से डेवलप करेंगे, तो ये थीटा किसके साथ लगा हुआ है, तो थीटा जो लगा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल के साथ लगा हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो आर कोस 60 डिग्री होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ है। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या है, इसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ, जो थीटा जिसके साथ नहीं लगा हुआ है वहां पे हम साइन थीटा ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fy बराबर आर साइन 60 डिग्री, यही लेंगे हम लोग। अब जिसके साथ थीटा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चला, कोस थीटा के टर्म आ जाएगा, और जिसके साथ जो थीटा नहीं लगा हुआ है वो साइन थीटा के टर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारा दिख गया, ये हो गया। तो वही रिजोल्यूशन जो होता है, रिजोल्यूशन का मतलब ही वही होता है कि अगर हम 2 फोर्स लगा रहे हैं कहीं पे, अगर 2 फोर्स लग रहा है, मल्टीपल ऑफ फोर्स लग रहा है, तो दोनों से एक ऐसा रिजल्टेंट निकलेगा, वो दोनों फोर्स यानी दोनों कंपोनेंट का F1 एंड F2 दोनों का इक्वल होगा ये। तो मान लो कि अगर ये आर है, तो ये आर है, तो ये F1 एंड F2 दोनों को अगर हम निकालते हैं किस एंगल पे, मान लो कि एंगल इसका 60 डिग्री है, तो अगर जो हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं दोनों कंपोनेंट का, तो आर के बराबर होगा। ये एक ऐसा डायरेक्शन देखो जो सबका इक्वल जो हो जाएगा आर के बराबर हो, चाहे यहाँ पे 1 फोर्स लग रहा हो, 2 फोर्स लग रहा हो, 3 फोर्स लग रहा हो, कितना भी फोर्स लग रहा है, लेकिन सबका एक रिजल्टेंट होगा जो सारे फोर्स के इक्वल हो जाता है, वही हो जाता है रिजोल्यूशन। इसीलिए हम लोग निकालते हैं ताकि एक ऐसा फोर्स आए जो कि सबके बराबर हो जाए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर के इसमें करते क्या है रिजोल्यूशन में। तो रिजोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि देखिए क्या है, जो रिजोल्यूशन टर्म है वो वेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जिनके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स दोनों होते हैं। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। और जो फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को ये डिवाइड करना चाहता है कौन, रिजोल्यूशन। और ये किसी फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता है कौन, तो आप इसको रिजोल्यूशन यूज कर सकते हैं। जब अगर किसी फोर्स को, अगर ये फोर्स है, अगर इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, रिजोल्यूशन का यूज कीजिएगा। ये आर हो गया, ये F1 कंपोनेंट हो गया, ये F2 कंपोनेंट हो गया। तो अगर किसी फोर्स को, ये फोर्स से मान लिया जाए कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, रिजोल्यूशन का यूज कीजिएगा। तो सेमेस्टर में हम लोग ना जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो 2 पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। 2 पॉइंट यानी 2 कंपोनेंट वाला चीज को हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि ये हो गया, एक एंगल बोल देगा क्वेश्चन में कि एक फोर्स है जो जिसका रिजल्टेंट दिया हुआ है 40 न्यूटन, और वो जो है से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है
वो एक्स के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर एंगल बना रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, तो इसके एक्स ले लेंगे और ये वाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग सेमेस्टर में यही देगा, वो ये है। सेमेस्टर में हम लोग जो देखते हैं वो मान लो कि अगर ये एक सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स यहाँ पे एक मान लो कि एक रिजल्टेंट ये लग रहा है, ये वाला रिजल्टेंट लग रहा है, ठीक है। अब रिजल्टेंट लग रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक F2 फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से मान लो कि अगर हमें एंगल कुछ नहीं दिया हुआ है और तो ये एंगल यहाँ से जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। तो ये इसको क्या कहेंगे, इस पूरा टर्म को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे। कंपोनेंट कहेंगे। इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या होता है कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो ये एक F1 हो गया, F1 हो गया, तो ये F2 हो गया, तो ये दूसरे के 90 डिग्री पे नहीं है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर एक दूसरे से हैं, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं दो कंपोनेंट। रिजल्टेंट जो होता है ऐसे कोई एंगल पर अगर नहीं दिया हुआ है तो अगर यहाँ से हम चलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का हम वैल्यू कैसे निकालें, तो ये अब बात आता है कि भाई क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वैल्यू निकालोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि एक रिजल्टेंट दिया हुआ है, सपोज दैट मान लो ये रिजल्टेंट है 50 न्यूटन्स का, ठीक है। अब ये जो एंगल लग रहा है वो एंगल लग रहा है, मान लो ये यहाँ पे 50 डिग्री का लग रहा है, ठीक है। तो ये Fy हो गया और Fx हो गया, ठीक है। अब इससे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, इस पे इसके साथ हम मिला देते हैं, ठीक है। ये Fx हो गया, ये Fy हो गया। तो अब ये थीटा किसके साथ लगा हुआ है, थीटा लगा हुआ है x के साथ, ये y के साथ, सॉरी y एक्सिस के अलॉन्ग थीटा लगा हुआ है। तो y एक्सिस के साथ लगा हुआ है, तो इसका जो 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 टर्म आएगा Fy बराबर लिखेंगे, Fy बराबर होगा वो F50 cos 50 डिग्री, ठीक है। और ये x के साथ जो आएगा वो 50 sin 50 डिग्री होगा, यही होगा। तो इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। अगर बोल दे कि मान लिया जाए कि एक और देते हैं एग्जांपल हम, मान लो कि एक ये कंपोनेंट है जो रिजल्टेंट है और ये एक एंगल जो दे रहा है वो दे रहा है x और ये y है, ठीक है। मान लो कि ये थीटा जो है ये बराबर है 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, और ये इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 न्यूटन दिया हुआ है। अब इस पे हम ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से निकाल रहे हैं क्योंकि हम बताएं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे निकाला जाता है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसमें जो Fx बराबर होगा वो 60 cos 40 डिग्री होगा, और इसमें क्या हो जाएगा Fy बराबर 60 sin 40 डिग्री, ये हो जाएगा। तो ये Fy के टर्म आ गया, ये x के टर्म, क्योंकि थीटा किसके साथ लगा हुआ है, जिसके साथ थीटा उसी को हम cos लेंगे, और जिसके साथ थीटा नहीं है उसको हम sin लेंगे। तो थीटा किसके साथ एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वही ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, वो सिस्टम यहाँ पे हम बता दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ से आगे, जिसके साथ हमेशा एंगल जुड़ा होता है वह एफ कॉस थीटा के टर्म में होता है हमेशा। जिसके साथ इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो एफ कॉस थीटा के टर्म में आया, और जिसके साथ एंगल जुड़ा नहीं होता है वह साइन कंपोनेंट के टर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, कुछ लोग जैसे पास होने के लिए सेमेस्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप पास होने के लिए पढ़ लोगे तो ठीक है, आप पास तो हो जाओगे, लेकिन आप आगे जा करके ना वो फंस जाओगे कंपटीशन में, क्योंकि आज के टाइम में ना इतना ज़्यादा कंपटीशन लेवल हाई हो गया है। क्योंकि अगर आप एग्जाम दोगे तो एक सीट पे आपको फाइट करना है, लगभग 20 से 25 हज़ार लड़का को फाइट करना है। तो आप कैसे फाइट करोगे, आपके पास कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना। आप सिंपल सी एक नोमेरिकल बता देंगे तो उससे आप नहीं कर पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाओ, और जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि जब एक सीट पे आपको सिलेक्शन लेनी होगी तो उस पर 25 हज़ार लड़के रहेंगे, फॉर्म भरेंगे, उस पर आप भी रहोगे, तो कैसे आपकी सिलेक्शन होगी। कुछ ना कुछ तो आप में होना चाहिए। तो थोड़ा सा डीप पढ़ना जरूरी है। आप एक पास होने के लिए एग्जाम मत पढ़िए, आप एक डीप नॉलेज रखिए,
तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा आगे आपको, क्योंकि ये बेसिक ही है। अगर आप ये बेसिक नहीं कंप्लीट करो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे सारा, जो फिर उसके बाद हाइड्रोलिक पढ़ोगे, तो उसमें भी आपको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट सारा चीज़ आपको देखना ही होता है। और अभी से ही नहीं पढ़ोगे सही से तो जो आपको बीम उम भी है उसमें भी दिक्कत हो सकता है पढ़ने में। तो सारा चीज़ को आप अभी से देखो, तभी तो सही कर पाओगे ना। इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है अपने भाषा में समझाने के लिए, जहाँ तक आप समझ सको। और प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ये मुझे भी ताकि पता चले ना कि कितने लड़के इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं इसके बारे में, है ना। तो और थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को 1 यूनिट कंप्लीट करूंगा तो मैं सारा लगभग लगभग 60-70 ऑब्जेक्टिव मैं दूंगा, या 100 ऑब्जेक्टिव दूंगा, जो भी हो उसको मैं ऑनलाइन बता दूंगा सारा चीज़ को। ठीक है, जय हिंद जय भारत।